हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। कल की क्लास आपकी कंप्लीट नहीं हो पाई थी कुछ इशू की वजह से, और फिर भी आपका एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने लास्ट क्लास में बताई थी कि जो केवीएस पेडागोजी है, केवीएस पेडागोजी का जो सिलेबस दिया गया है उसमें एक टॉपिक आपका ऐसा है जिसमें कि पूछा गया है, जो शुरुआत हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक में ये पूछा गया है कि लीडर के अलग अलग रोल्स क्या होते हैं। लीडर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के रूप में क्या होता है, प्रतिबिंबशील अभ्यासी या फिर एग्जैक्ट आप इसका कह सकते हो चिंतनशील अभ्यास करने वाला जो पहला रोल है। एक रोल होता है कोच का, एक होता है मेंटोर की तरह रोल क्या होता है लीडर का, और एक इनिशिएटर या फिर आरंभकर्ता के रूप में क्या रोल होता है लीडर का। तो ये वन बाय वन करके हम देखेंगे। तो ये फर्स्ट टॉपिक है कि लीडर एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, मतलब कि चिंतनशील अभ्यासी, प्रतिबिंबशील अभ्यासी के रूप में जो नेतृत्व करता है, नेता है, नेता, ये जो ट्रांसलेशन है उसमें कहीं कहीं आपको ये नेता हुआ लिखा दिखेगा, आप नेतृत्वकर्ता की तरह इसको वर्ड को यूज करेंगे कि चिंतनशील अभ्यासी के रूप में या प्रतिबिंबशील अभ्यासी के रूप में नेतृत्वकर्ता किस तरीके से काम करता है। Reflective practitioner is someone who thinks deeply and critically about their own work, behavior, decisions and interactions to continuously improve it. मतलब कि जो एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होता है, जो चिंतनशील अभ्यासी होता है, वो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि ये चिंतनशील अभ्यासी है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर है, जो उसका काम है, उसका जो बिहेवियर है, वो जो भी डिसीजंस ले रहा है या फिर लोगों से जो इंटरेक्शंस कर रहा है, उन सब चीज के बारे में लगातार सोचे, गहराई से उसके बारे में, इसके अलावा क्रिटिकली उसके ऊपर विचार करे और विचार करने के बाद जहां पर जैसे उसको लग रहा है इंप्रूवमेंट की जरूरत है वहां पे इंप्रूव करे। तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर क्या होता है, चिंतनशील अभ्यासी क्या होता है, एक ऐसे व्यक्ति को चिंतनशील अभ्यासी कहेंगे, या फिर नेतृत्वकर्ता के अंदर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर का गुण अगर है तो इसका मतलब है कि वो उसका काम है, उसके ऊपर, अपने व्यवहार के ऊपर, अपने डिसीजंस के ऊपर, लोगों से अपने इंटरेक्शंस के ऊपर वो हमेशा लगातार गहराई से विचार करता है, क्रिटिकली उसके बारे में सोचता है, और सोचने के बाद जहां जिस फील्ड में उसको लगता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है वहां पर वो लगातार इंप्रूव करता है। अगर हम लीडरशिप के कॉन्टेक्स्ट में देखें, लीडरशिप के संदर्भ में देखें, तो लीडर एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर क्या करता है, लगातार अपने एक्शंस, अपने डिसीजंस और अपने परिणामों, जो भी हर काम वो कर रहा है उसका जो भी परिणाम निकल के आ रहा है, इन सब चीज के ऊपर कॉन्स्टेंटली लगातार इवेलुएट करता है, मूल्यांकन करता है, और मूल्यांकन करने के बाद जो उसके अनुभव है उनसे सीखता है, और अनुभवों से सीखने के बाद वो अपनी लर्निंग में उसको अप्लाई करता है, मतलब जो कुछ भी उसने सीखा हुआ है उस सीखने में उस अनुभव को इन्वॉल्व करता है और बेटर बनने का प्रयास करता है। तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर आपको समझ में आ गया क्या होता है। लीडरशिप के संदर्भ में देखें तो जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होगा, जो व्यक्ति, वो क्या करेगा, अपने सारे काम, अपने जो भी उसका व्यवहार होगा लोगों के साथ, जो भी उसके परिणाम वगैरह होंगे, जो भी किसी चीज का परिणाम निकल के आ रहा है, हर एक चीज के बारे में सोचेगा, विचार करेगा, गहराई से सोचेगा, उसका एनालिसिस करेगा, क्रिटिकली उसके बारे में सोचेगा, और जहां पर उसको लग रहा है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है वहां पर वो इंप्रूव करने की कोशिश करेगा, और उसके बाद जो भी उसने अनुभव उससे लिए हैं उन अनुभवों को अपनी सीखी हुई चीज में अप्लाई करेगा और वो बेटर बनने का प्रयास करेगा। तो एक जो प्रतिबिंबशील अभ्यासी होता है वो अपने कर्म हो, चाहे व्यवहार हो, निर्णय हो, चाहे संपर्क हो, सब पर गहराई से विचार करेगा, उस पर आत्मविश्लेषण करेगा और हमेशा उसमें सुधार करने की कोशिश करेगा। नेतृत्व के संदर्भ में कहें तो एक ऐसा नेता जो कि लगातार नियमित रूप से जो भी उसके कार्य है, जो भी उसके एक्शन है, जो भी आउटकम से परिणाम है, उन सब की समीक्षा करता रहता है, इवैल्यूएशन करता है, मूल्यांकन करता है, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है, अनुभवों से सीखता है, और इन फ्यूचर जहां पे जरूरत पड़ रही है वहां पे वो उसमें इंप्रूवमेंट करता है, और ऐसे व्यक्ति को प्रतिबिंबशील अभ्यासी कहा जा सकता है या फिर कहा जाता है। ठीक है। अब जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होता है, प्रतिबिंबशील नेता होता है, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, की फीचर्स क्या होते हैं, वो लगातार इंप्रूवमेंट, पहले आपको बताया, ये भी बताया था कि उसकी जो भी बिहेवियर है, वर्क है, डिसीजंस है, इंटरेक्शंस है, उन सब पे लगातार वो क्या करेगा, डीपली सोचेगा, क्रिटिकली उस पर विचार करेगा, और जहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है वहां पे इंप्रूव करेगा। मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, मुख्य विशेषता क्या हुई कि वो लगातार इंप्रूवमेंट करता है, जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होता है।
उसकी थिंकिंग कैसी होती है, उसका सोचने का, विचार करने का, थिंकिंग करने का तरीका क्या होता है, एनालिटिकल होता है। मतलब कि वो विश्लेषण करके सोचता है। विश्लेषण, या फिर आप ये भी कह सकते हो, वो हर एक दिशा में अपने, मान लीजिए उसका कोई पर्टिकुलर व्यवहार है, उस व्यवहार के लिए रिलेटेड हर एक दिशा में सोचेगा कि किस तरीके से व्यवहार उसने किया था, कहां पर उसको इंप्रूवमेंट की जरूरत थी, कहां उसने ठीक व्यवहार किया, कहां गलत व्यवहार किया, कहां उसने सही डिसीजन लिए, कहां उसने गलत डिसीजन लिए। तो इन सब चीजों के ऊपर एनालिसिस करेगा, विश्लेषण करेगा। तो उसकी थिंकिंग कैसी होती है, एनालिटिकल थिंकिंग होती है। एक्सेप्टेंस ऑफ फीडबैक, अगर उसको कोई चीज कोई बताता है, प्रतिक्रिया देता है कि यहाँ पे ये चीज आपकी ठीक नहीं है या फिर ये चीज आपकी ठीक नहीं थी, तो उस फीडबैक को वो एक्सेप्ट करता है और जहां पे उसको लगा कि हाँ ये सही कह रहा है, वहां पे वो इंप्रूव करता है। जो भी उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी उसके अनुभव होते हैं, उनसे लगातार सीखता है। मतलब अनुभव से सीखने की क्षमता होती है रिफ्लेक्टिव लीडर के अंदर। क्वेश्चनिंग वंस और असम्पशंस, जो उसकी खुद की मान्यताएं होती हैं, उन पर वो प्रश्न करता है। क्योंकि अगर हम फाइनल जो सही आउटकम है, सही आउटकम पर तभी आ सकते हैं, सही परिणाम पर तभी आ सकते हैं जब हम अपनी सारी मान्यताओं पर, अपने सारे अजम्पशंस पर क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद उनका जो भी सोल्यूशन है वो निकालते हैं। और लास्ट चीज क्या है कि क्या मुख्य विशेषता होती है कि वो ओपन माइंडेड होता है, खुले विचारों वाला, दृष्टिकोण वाला होता है। खुले विचार वाला है तभी दूसरों के फीडबैक को वो एक्सेप्ट कर सकता है, पॉजिटिवली ले सकता है, तभी वो अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने के बारे में सोच सकता है और तभी वो अपनी खुद की मान्यताओं पर क्वेश्चनिंग कर सकता है। तो ये मुख्य विशेषताएं होती है रिफ्लेक्टिव लीडर की, प्रतिबिंबशील नेता की। नेक्स्ट है, जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होता है या फिर लीडरशिप में जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करने वाले लोग होते हैं, उनका महत्व क्या होता है, जरूरी क्यों है, इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि जो व्यक्ति, जो लीडर अपने स्वभाव में, अपने लीडरशिप में, अपने नेतृत्वकर्ता के जो भी उसका रोल है, उसमें वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करेगा। मतलब कि अपने डिसीजंस, अपने काम, अपनी हर एक चीज पर जब वो चिंतन करेगा, तो इससे क्या होगा कि उसकी जो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी है, एबिलिटी है, निर्णय लेने की क्षमता है, वो उसका बेस्ट होगा और इंप्रूव होगा। तो इसीलिए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर का गुण, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का जो गुण है, वो लीडरशिप के अंदर या फिर किसी भी लीडर के अंदर होना चाहिए। अगर लीडर जो है वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करता है, चिंतनशील अभ्यास करता है, तो इससे क्या होता है, उसकी जो टीम के साथ रिलेशंस होते हैं वो भी बढ़िया बनते हैं और छात्रों के साथ, लर्नर्स के साथ जो उसके रिलेशन होते हैं वो भी बेहतर बनते हैं। ठीक है। एनकरेजेस इनोवेटिव फ्लेक्सिबल थिंकिंग, अगर वो ओपन माइंडेड है, अगर वो एनालिसिस कर रहा है अपनी चीजों के ऊपर, तो इसका मतलब है वो बहुत सारे डायरेक्शन में सोच रहा है, और जो कई सारे डायरेक्शन में सोच सकता है वही व्यक्ति इनोवेटिव हो सकता है, वो ही नवाचार को बढ़ावा दे सकता है। तो जो अगर कोई भी लीडर है वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करता है, अपने डिसीजंस, वर्क, एक्शंस, रिजल्ट्स, आउटकम्स, हर एक चीज के ऊपर चिंतन करता है, तो वो क्या करेगा, इनोवेटिव और फ्लेक्सिबल थिंकिंग को एनकरेज करेगा या फिर बढ़ावा देगा। लीड्स टू पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। ऑब्वियस सी बात है, जब ये सारी चीज वो कर रहा है, डिसीजन मेकिंग उसकी इंप्रूव हो रही है, सबके साथ रिलेशनशिप, चाहे टीम हो चाहे छात्र हो, सबके साथ रिलेशनशिप बढ़िया हो रही है, इनोवेटिव हो रहा है, फ्लेक्सिबल थिंकिंग हो रही है, तो इसका मतलब उसका पर्सनल ग्रोथ भी हो रहा है और साथ साथ वो एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल, उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ भी हो रही है, व्यक्तिगत और व्यवसायिक विकास का मार्ग बनता है अगर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करता है कोई भी लीडर। तो लास्ट चीज क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को एनहांस करता है, जो समस्या समाधान की क्षमता होती है वो उसकी और ज्यादा मजबूत होती है अगर वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करता है, चिंतनशील अभ्यास करता है। तो ठीक है, क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, किन किन रणनीतियों के द्वारा रिफ्लेक्टिव लीडरशिप स्किल को डेवलप किया जा सकता है, चिंतनशील नेतृत्व के कौशल को किस तरीके से विकसित किया जा सकता है, किन रणनीतियों के द्वारा। सबसे पहले अगर वो रिफ्लेक्टिव जर्नल करे, मतलब कि अगर वो रोज जो भी उसके चिंतन में, उसने अपने एक्शन, डिसीजन, हर चीज के ऊपर जो भी उसको विचार करना था उसने विचार किया, विचार करने के बाद उसको वो डायरी में नोट करे, तब वो क्या करता है, मतलब कि अगर वो अपनी हर एक चीज के ऊपर बात कर रहा है, सोच रहा है, विचार कर रहा है, लेकिन बाद में भूलने की संभावना बहुत है, तो अगर वो डायरी में लिखेगा तो उसको वो चीज याद रहेगी और ध्यान रहेगा कहां पे उसको इंप्रूव करना था। पीयर डिस्कशंस और मेंटोरिंग करके भी जो रिफ्लेक्टिव लीडरशिप स्किल है उसको डेवलप किया जा सकता है। सहकर्मियों के साथ अगर चर्चा करेगा, मेंटरिंग करेगा, तो उससे भी हो सकता है। जो भी वो पढ़ा रहा है, टीचिंग के दौरान कोई भी सेशन ले रहा है, तो सेशन के दौरान उस चीज को वो रिकॉर्ड करे और उसका रिव्यू तैयार करे,
अपने शिक्षण या नेतृत्व कार्य जो भी उसके हैं उनकी रिकॉर्डिंग करें और रिकॉर्डिंग करने के बाद उनकी समीक्षा करें। तो ऐसा करने से रिफ्लेक्टिव लीडरशिप स्किल डेवलप होती है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ले, चाहे उसके सहकर्मी हो चाहे छात्र हो, सबसे रचनात्मक सुझाव ले। वर्कशॉप्स अटेंड करें, ट्रेनिंग अटेंड करें, जहां पर टीचर ट्रेनिंग वगैरह चलती रहती है उन सबको लगातार वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड करें, ट्रेनिंग अटेंड करें। तो इससे क्या होगा, जो उसकी रिफ्लेक्टिव लीडरशिप स्किल है वो डेवलप होगी टीचर की। ठीक है, तो ये था आपका रिफ्लेक्टिव लीडरशिप या फिर लीडरशिप का अगर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के रूप में रोल है तो वो किस तरीके से उसको डेवलप कर सकता है, क्या होता है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, इसके अलावा उनके की फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव लीडर जो होता है, चिंतनशील जो नेता होता है, नेतृत्व करता होता है, वो सिर्फ रिएक्टिव नहीं होता है। कोई भी सिचुएशन आ रही है, हर एक सिचुएशन पे सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता है, बल्कि सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है और सेल्फ ग्रोथ के लिए हमेशा तैयार रहता है। रिफ्लेक्शन लीड्स टू, रिफ्लेक्शन मतलब चिंतन इस तरीके का होना चाहिए जो कि बेटर जजमेंट की तरफ लेकर के जाए, गहराई से आपको समझने की ओर लेकर के जाए और लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट हो, मतलब कि लगातार आपका इंप्रूवमेंट होता रहे, इस तरीके का चिंतन होना चाहिए। हर एक टीचर, हर एक एजुकेशनल लीडर को ये वाली जो हैबिट है चिंतन करने की, अपनी एक्शंस, डिसीजंस और बिहेवियर्स के ऊपर चिंतन करने की जो आदत है, इसको जरूर से जरूर डेवलप करना चाहिए, क्योंकि ये इतना ज्यादा प्रभावी होता है कि वो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ भी करेगा और आपका पर्सनल ग्रोथ भी करेगा। तो ये था आपका रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। नेक्स्ट है हमारा टीम बिल्डर के रूप में लीडर का क्या काम होता है, टीम निर्माता के रूप में नेता का क्या काम होता है। टीम बिल्डर क्या होता है, एक ऐसा लीडर जो कि एक, पहली चीज तो टीम बिल्डर की बात आ रही है तो इसका मतलब कि टीम में बहुत सारे लोग हैं, वो सब लोग किसी न किसी कॉमन गोल की तरफ जा रहे हैं, मतलब वो जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो किसी एक समान उद्देश्य के उस पर काम कर रहे हैं। मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई स्कूल है, तो पहली चीज तो यह है कि इंस्टीट्यूशन का ग्रोथ होना चाहिए, ये उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य ये है कि स्कूल के, उस इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं, हर एक बच्चा एक बेस्ट नागरिक बन के निकले, चाहे अपनी फैमिली के लिए हो, चाहे वो खुद के लिए हो, चाहे समाज के लिए हो, चाहे वो देश के लिए हो, राष्ट्र के लिए हो। तो ये उद्देश्य होता है किसी भी इंस्टीट्यूट का। अब जो टीम लीडर है, वो टीम बिल्डर है, वो किस तरीके का काम करेगा, उसका फोकस किस ओर होगा कि जिस कॉमन गोल के लिए काम किया जा रहा है, उस कॉमन गोल को पाने के लिए हर एक व्यक्ति एक दूसरे से कोहेसिव रहे, कोलैबोरेटिव रहे, सहयोगात्मक रहे और हर एक व्यक्ति, हर एक मेंबर उसका मोटिवेटेड रहे। मतलब कि टीम निर्माता जो है वो एक ऐसा नेता होता है जो कि सहयोगी, प्रेरित और एकजुट समूह बनाने पर अपना पूरा का पूरा फोकस जो है वो केंद्रित करता है। तो ये चीज किस लिए, टीम निर्माता कहां पे काम करेगा, किसी कॉमन गोल की प्राप्ति के लिए कार्य किया जाता है। तो उस पूरी टीम में ये वाला जो माहौल है वो होना चाहिए कि हर एक लोग एक दूसरे के लिए सहयोगी रहें, कोलैबोरेटिव रहें, कोहेसिव रहें, मतलब कि एक दूसरे के लिए एक जो सहयोगी वातावरण बना करके रखें और मोटिवेटेड ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, इन स्कूल सच लीडर्स एंश्योर्स दैट टीचर, स्टूडेंट एंड अदर स्टाफ वर्क टुगेदर इफेक्टिवली। मतलब कि चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेजेस में हो, चाहे किसी इंस्टीट्यूट में हो, जो ऐसा नेता होता है जिसके अंदर टीम बिल्डर की क्वालिटी होती है, वो इस चीज को इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि जो टीचर है, स्टूडेंट है और बाकी के जो स्टाफ है, वो सब के साथ मिल करके प्रभावी रूप से काम करें। क्योंकि जब मिल करके किसी चीज में काम किया जाता है तो इसी से किसी भी इंस्टीट्यूट की जो उद्देश्य है उसको प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है आपका कि जो टीम बिल्डिंग है वो कहीं भी, किसी भी चीज में जो रोल है इसका टीम बिल्डिंग का, वो इंपॉर्टेंट क्यों होता है। नेतृत्व में जो टीम निर्माण है वो आवश्यक किस लिए होता है, क्योंकि अगर टीम बिल्डिंग की क्वालिटी किसी लीडर के अंदर होगी तो वो क्या करेगा, पूरे स्कूल को बांध के रखेगा, कोलैबोरेशन और म्यूचुअल ट्रस्ट को प्रमोट करेगा, सहयोग और आपसी विश्वास को बढ़ाएगा। इसके अलावा लोगों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग को डेवलप करेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो, जैसे बहुत सारे आइडियाज हैं, जब सबको इन्वॉल्व किया जा रहा है, टीम वर्क किया जा रहा है, तो हर किसी की जो आइडिया है उनको लिया जाएगा। तो कलेक्टिव आइडियाज के थ्रू जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, किसी भी समस्या का समाधान है, वो आसानी से निकाला जा सकता है। इसके अलावा टीम बिल्डिंग की क्वालिटी होने से लीडर के अंदर उसकी परफॉर्मेंस, हर एक इंसान की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। जो हर एक टीचर है, हर एक स्टाफ है, सबकी जो कार्य क्षमता है, मतलब प्रोडक्टिविटी है, वो भी इंक्रीज होगी, वो भी इंप्रूव होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको प्रोत्साहित होगा क्योंकि टीम वर्क किया जा रहा है, हर एक व्यक्ति एक दूसरे की मदद कर रहा है,
कोहेसिव वर्क किया जा रहा है, कोहेसिव क्रिएटिविटी की जा रही है, तो इससे क्या हो रहा है कि हर एक व्यक्ति अपने दायित्व को, अपने कर्तव्यों को समझ रहा है, तो कर्तव्यों को प्रोत्साहित किया जा सकता है टीम बिल्डिंग के थ्रू। ये क्या करता है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग बिल्ड करता है और मोटिवेशन बिल्ड करता है, मतलब कि पूरे ग्रुप में, पूरे स्कूल में, पूरे स्टाफ में अपनापन का भाव बना करके रखता है और हर एक मेंबर को मोटिवेट करके रखता है, जिससे कि जिस कॉमन गोल को पाने के लिए उस काम को स्टार्ट किया गया है उसको पाया जा सके। ठीक है, क्या क्या क्वालिटीज होती हैं किसी लीडर की टीम बिल्डर के रूप में? सबसे पहला, वो इंकरेजिंग और सपोर्टिव होना चाहिए, उत्साहवर्धक होना चाहिए, सहायक होना चाहिए। कोई भी सिचुएशन ऐसी आ रही है तो हर किसी को एनकरेज करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, हर किसी का सहयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। एक्सीलेंट कम्युनिकेटर होना चाहिए, प्रभावी संवादक होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई सिचुएशन ऐसी आ रही है जहां पर हर एक मेंबर को एक्सप्लेन करना है, हर एक टीचर को, हर एक स्टूडेंट को उस चीज से अवेयर कराना है, तो वो ठीक तरीके से अगर उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, कम्युनिकेट करके बता नहीं पाएगा, तो फिर जो एक एकता की भावना चाहिए थी उस काम को आगे बढ़ाने की, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, रिस्पेक्टफुल और इंक्लूसिव होना चाहिए, सबका सम्मान करने वाला होना चाहिए, हर एक को, चाहे वो स्कूल का प्यून हो, चाहे वो स्कूल की आया जी वगैरह हो, कोई भी हो, हर एक के लिए उसका सम्मान होना चाहिए और समावेशी दृष्टिकोण होना चाहिए उसका, तभी टीम बिल्डर के रूप में कोई लीडर काम कर सकता है। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर होना चाहिए, क्योंकि टीम वर्क हो रहा है, कभी टीचर की टीचर से लड़ाई हो गई, कि प्रिंसिपल की टीचर से लड़ाई हो गई, तो मैनेजर की प्रिंसिपल से लड़ाई हो गई, कि बच्चे की बच्चे से लड़ाई हो गई, कभी टीचर है वो स्टूडेंट की, टीचर स्टूडेंट के आपस में मतभेद, कॉन्फ्लिक्ट हो गए। तो ऐसा होना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन ऐसी आ रही है तो उसमें इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उस कॉन्फ्लिक्ट को वो रिजॉल्व कर सके। अगर टीचर टीचर में टकराव हो रहा है तो उसको सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। अप्रिशिएट्स इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, हर एक व्यक्ति की जो योग्यता है उसको पहली चीज तो पहचानने के अलावा उसको अप्रिशिएट करे। तो ये टीम बिल्डर, अगर लीडर के अंदर टीम बिल्डर की क्वालिटी हो तो इस तरीके की क्वालिटीज होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि उस लीडर के अंदर टीम बिल्डर की जो क्वालिटी है वो है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अगर स्कूल के संदर्भ में देखें तो एज अ टीम बिल्डर क्या रोल होता है। मान लीजिए एक कोई भी इवेंट, एनुअल इवेंट कराना है, उस एनुअल इवेंट को प्लान करना है, तो वहां पर टीम बिल्डर का क्या रोल होगा कि वो शिक्षक की टीम बनाए, शिक्षक टीम बनाए और शिक्षक टीम बनाने के बाद हर एक का जो काम है वो उसको बांटे और हर एक से सहयोग करने के लिए कहे कि जहां जिसको हेल्प की जरूरत पड़ रही है वहां पर वो एक दूसरे को हेल्प करें और कोलैबोरेशन को सपोर्ट करें। ठीक है, मान लीजिए कोई ग्रुप प्रोजेक्ट करना है या कोई हाउस एक्टिविटीज करनी है, तो वहां पर वो छात्र हो चाहे शिक्षक, उन सब में टीम भावना के विकास करें। कि मान लीजिए घर पे जाकर के किसी काम को, स्कूल में कोई ग्रुप प्रोजेक्ट करना है, अब घर में जाकर के अपना अपना काम, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी गई है, उस बटी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर सब अच्छे से काम करें। इसके लिए अगर टीम भावना होगी तभी बच्चा कर सकता है, और ये बढ़ावा कौन दे सकता है, इस चीज को एनकरेज कौन कर सकता है, जो लीडर है, अगर उसके अंदर टीम बिल्डर की क्वालिटी है तभी ये हो पाएगा। स्टाफ मीटिंग करनी हो या फिर स्कूल के इंप्रूवमेंट प्लान्स वगैरह बनाने हो, तो उसके लिए जो टीम लीडर होता है, टीम बिल्डर होता है, उसका रोल क्या होता है कि वो सबको साथ में लेकर के योजना बनाए, सबकी ओपिनियंस को ले, सबकी सुविधा का ध्यान रखे और सभी के विचारों को सम्मान दे, सभी मेंबर का जो इनपुट है उनको रिस्पेक्ट दे और उनकी वैल्यू करे। तो ये स्कूल के संदर्भ में जो लीडर एज अ टीम बिल्डर है, ये रोल होता है उसका। ठीक है, स्टेप्स क्या होते हैं टीम बिल्डिंग के लिए? सबसे पहले जो गोल्स हैं, उद्देश्य हैं, उनको निश्चित करें, स्पष्ट लक्ष्य को परिभाषित करें कि किस उद्देश्य के लिए इस काम को करने जा रहे हैं। अब इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करें कि कौन सा व्यक्ति है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, कौन सा रोल ले सकता है, कौन सा काम कर सकता है, यह आइडेंटिफाई किया। तीसरे में अब उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स क्या है, अलग अलग सदस्यों की क्या क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को पहचानने के बाद उनके जो रोल्स हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको असाइन करें, उनको जिम्मेदारी बांटे। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप है वो लोगों में ट्रस्ट सबसे पहले बिल्ड करें, विश्वास और खुले संवाद की संस्कृति को विकसित करें कि सबका रोल, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अब हर एक विश्वास के साथ और खुले संवाद के साथ अपनी अपनी जो बात है या प्रॉब्लम्स है उनको रख सके और ओपनली कम्युनिकेट कर सके। फीडबैक और इंप्रूवमेंट, इन सबको एनकरेज करें, मतलब कि अगर कोई प्रतिक्रिया दे रहा है उस लीडर के प्रति
तो उसका सम्मान करें, उसको बढ़ावा दें, और जहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है वहां पे लोग खुले दिल से अपने इंप्रूवमेंट करने के लिए तैयार हो, इस चीज को भी एनकरेज करें। ठीक है। और लास्ट में क्या कहें, टीम अचीवमेंट। अगर मान लीजिए जो टीम वर्क किया जा रहा था उसमें अगर किसी ने कोई उपलब्धि प्राप्त कर ली है तो उन छोटी से छोटी चीजों को मान्यता दे और उनकी रिस्पेक्ट करे। इस तरीके से स्टेप वाइज जो टीम बिल्डिंग है वो इफेक्टिव टीम बिल्डिंग की जा सकती है। सबसे पहले उद्देश्य स्पष्ट करें कि किस उद्देश्य के लिए ये काम करने जा रहे हैं। दूसरा काम, हर एक व्यक्ति की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें कि किसके अंदर क्या काम करने की काबिलियत है। तीसरा काम क्या करें, जिसके जो रोल्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको दे दें। उसके बाद हर एक व्यक्ति, जो टीम में जितने मेंबर हैं, हर एक मेंबर में ट्रस्ट बिल्ड करें कि विश्वास रखे कि हाँ अगर कोई काम अच्छा कर रहा है तो उनको तारीफ मिलेगी, उनको जो भी सम्मान मिलना है वो रिस्पेक्ट मिलेगा, और वो खुल करके उनको कोई दिक्कत आ रही है तो ओपनली कम्युनिकेट कर सके। पांचवा स्टेप क्या होता है, फीडबैक और इंप्रूवमेंट, इन दोनों को ही एनकरेज करें। अगर कहीं पे फीडबैक की जरूरत आ रही है तो उसको एक्सेप्ट करें, और जहां इंप्रूवमेंट की जरूरत आ रही है वहां पे वो इंप्रूव करने के लिए तैयार रहे। और अगर टीम किसी चीज को अचीव करती है तो उनके उन अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें। तो ये स्टेप्स होते हैं इफेक्टिव टीम बिल्डिंग के। ठीक है। नेक्स्ट है, एज अ इनिशिएटर, प्रवर्तक के रूप में नेता का क्या काम होता है। An initiator is a leader who takes the first step towards a new idea, plan or activity. मान लीजिए कोई भी एक्टिविटी स्कूल में करवानी है, कोई भी प्लान, डेवलपमेंटल प्लान है या फिर किसी भी तरीके का कोई प्लान है, उसको अगर अप्लाई करना है तो उसके लिए जो पहला कदम उठाने के लिए तैयार होता है, जिसके अंदर ये काबिलियत होती है कि उसके आउटकम्स वगैरह, कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह झेलने के लिए तैयार रहे, लेकिन अगर वो प्लान डेवलपमेंट के लिए है तो फिर वो उसको करने के लिए तैयार रहे। तो ये इनिशिएटर की क्वालिटी होती है एक लीडर के अंदर। ऐसा लीडर जो है वो चेंज के लिए वेट नहीं करता है कि ये बदलाव होगा या फिर ये कमियां यहाँ पे हो रही हैं, वो बदलाव करने का खुद से प्रयास करता है। एक्टिवली बिगिंस एंड ड्राइव्स इट, वो खुद से स्वयं से आगे बढ़ करके पहल करता है। तो जो इनिशिएटर होता है वो किसी नए विचार, योजना, गतिविधि की शुरुआत करता है। ऐसे व्यक्ति को ही कहा जाता है इनिशिएटर। ये परिवर्तन का इंतजार नहीं करता है, जहां पे जिस चेंज की जरूरत है उसके लिए खुद आगे बढ़ेगा और खुद से इनिशिएट करेगा। तो ये होता है लीडर एज एन इनिशिएटर। अगर एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो लीडर एज एन इनिशिएटर प्लेज अ वाइटल रोल इन इंप्लीमेंटिंग इनोवेशंस, न्यू पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। मान लीजिए स्कूल में इतने संसाधन नहीं है, इतनी सुविधाएं नहीं है कि हर एक टीचर उस चीज को लागू कर पाए, या फिर मान लीजिए कोई टीचर ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है पढ़ाने के लिए और वो थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करके स्कूल में अपने रूम में, अपने क्लास में स्मार्ट बोर्ड लगवा ले, तो वो क्या करेगा, इनिशिएट कर रहा है कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके। इस वजह से उसकी खुद की जितनी पॉसिबिलिटी है, जितना वो खुद से कर सकता है उतना वो अप्लाई करेगा। तो ये क्या कर रहा है, इनिशिएटर का रोल प्ले कर रहा है। अब सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उस टीचर के रिस्पेक्ट करेंगे, उस टीचर के साथ पढ़ना पसंद करेंगे, तो बाकी टीचर भी उससे मोटिवेट होंगे और वैसा ही करने की कोशिश करेंगे। कोई नई पॉलिसी है, मान लो अगर कोई स्कूल का प्रिंसिपल अच्छा है तो वो उस पॉलिसी को लागू करने की कोशिश करेगा, चाहे पॉसिबल हो चाहे ना हो, बाकी लोग कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो। तो ये एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में एज अ इनिशिएटर लीडर का रोल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज में, अगर स्कूल में या इंस्टीट्यूट में किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन लाना है या फिर किसी तरीके का इनोवेशन करना है, मतलब कि किसी भी शैक्षिक संस्थान में, किसी भी एजुकेशनल वातावरण में कहीं भी किसी तरीके का परिवर्तन करना है या फिर नवाचार लाना है, तो उसमें जो इनिशिएटर होता है, अगर किसी लीडर के अंदर इनिशिएटर की क्वालिटी है तो वो अहम भूमिका निभाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इनिशिएटर की, जो लीडर के अंदर अगर इनिशिएटर की क्वालिटी है तो इसका मतलब उसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। प्रोएक्टिव है, किसी भी पॉलिसी को, किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी आइडिया को अप्लाई करने के लिए। फॉरवर्ड थिंकिंग है, वो दूरदर्शी है, उसको पता है कि अगर इस चीज को अप्लाई किया जाएगा तो भले उसके कुछ एक दो उल्टे सीधे परिणाम आ जाए, लेकिन 100% फायदा बच्चों को होगा और बच्चों की जो मेंटल ग्रोथ है, इमोशनल ग्रोथ है, एजुकेशनल ग्रोथ है, वो सबकी सब होगी। मतलब फॉरवर्ड थिंकिंग होता है। रिस्क टेकिंग होता है, करेजियस होता है। किसी भी पॉलिसी को अप्लाई करने के लिए, किसी भी आइडिया को अप्लाई करने के लिए, किसी भी इनोवेशन के लिए कुछ ना कुछ रिस्क तो लेने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ जोखिम तो उठाने पड़ते हैं, लेकिन वो इतना करेजियस होता है, इतना ज्यादा साहसी होता है कि वो रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है। तो ये
अगर क्वालिटी किसी के अंदर, ये विशेषता किसी के अंदर है, इसका मतलब कि वो लीडर के अंदर इनिशिएटर का जो गुण है वो है। क्रिएटिव होता है, इनोवेटिव होता है, रचनात्मक और नवाचारी होता है, एनर्जेटिक होता है और सेल्फ मोटिवेटेड होता है। कि कोई इंसान अगर सेल्फ मोटिवेटेड है तभी वो किसी चीज को इनिशिएट कर सकता है, तभी वो किसी चीज की शुरुआत कर सकता है। अगर कोई किसी से डरा रहता है या फिर खुद से ही परेशान है तो वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, तो फिर वो कोई नई चीज की शुरुआत नहीं कर पाएगा। तो एनर्जेटिक और सेल्फ मोटिवेटेड होगा, इन्फ्लुएंशियल और इंस्पायरिंग होगा, प्रभावशाली और प्रेरणादायक होगा, सोल्यूशन ओरिएंटेड होगा, मतलब कि वो प्रॉब्लम की तरफ ध्यान नहीं देगा, जैसे ही पता है कि ये प्रॉब्लम है तुरंत सोल्यूशन की तरफ उसका ध्यान जाएगा कि क्या क्या करके इस चीज का सोल्यूशन निकाला जा सकता है, मतलब कि सोल्यूशन ओरिएंटेड होता है। ठीक है। एजुकेशनल लीडरशिप में इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है? ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर, ऐसा लीडर जिसके अंदर इनिशिएटर की क्वालिटी है, इनिशिएटर की एबिलिटी है, वो टीचिंग में और लर्निंग में, शिक्षण और अधिगम में नवाचार को लाने का काम करेगा। कोई भी नया प्रोग्राम है उसको इंट्रोड्यूस करेगा, कोई भी को करिकुलर एक्टिविटी है उसको इंट्रोड्यूस करेगा। जो भी रूटीन्स है उनको ब्रेक करके, जहां पर मोटिवेट करने की जरूरत है, मतलब कि लगातार वही एक रास्ता है कि क्लास में नॉर्मली बच्चों को बिठा दिया, पढ़ाया जा रहा है नॉर्मली, तो वो इस एक रास्ता को तोड़ता है और एक्सपेरिमेंट करता है कि कहां पे हम एक्सपेरिमेंट करके इस चीज को और बेटर कर सकते हैं। एनकरेजेस अ कल्चर ऑफ चेंज एंड इंप्रूवमेंट, मतलब कि परिवर्तन और सुधार की जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देता है, ना कि ट्रेडिशनल चीज को मानता है कि ये चीज चलती आ रही है तो इसी को आगे कंटिन्यू करना है। लीड्स ट्रांसफॉर्मेशन इन क्लासरूम प्रैक्टिसेस, मतलब कि कक्षा की जो विधियां हैं पढ़ाने लिखाने की, शिक्षण अधिगम की, उनमें परिवर्तन लाने के लिए हमेशा अग्रणी रहेगा, हमेशा इनिशिएट करेगा कि ये परिवर्तन लाने से बच्चे को और अच्छे से शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस होता है अगर किसी लीडर के अंदर इनिशिएटर की जो कैपेबिलिटी है वो होगी तो। क्या स्टेप्स हैं एक इफेक्टिव इनिशिएटर बनने के लिए? सबसे पहले वो बदलाव के लिए पहले वो देखे कि कहां पे बदलाव की आवश्यकता है, पहले आइडेंटिफाई करे नीड फॉर चेंज कहां पर है। उसके बाद कोई इनोवेटिव आइडियाज को जनरेट करे कि क्या क्या आइडियाज, किन किन चीजों के थ्रू इस चेंज को लाया जा सकता है, नवाचारात्मक विचार उत्पन्न करे। फिर प्लान करे और स्ट्रक्चर बनाए उस इनिशिएटिव के लिए, पहल के लिए, जो भी उसको बदलाव लाना है, उस बदलाव के लिए जो उसको पहल करना है, उस इनिशिएटिव के लिए योजना बनाए, एक प्लान प्रॉपर तैयार करे और एक स्ट्रक्चर तैयार करे। फिर साहस के साथ पहला कदम ले। उसके बाद स्टेक होल्डर्स और मतलब कि जो भी अलग अलग टीचर्स हैं, बाकी जो लोग उनको जोड़ सकते हैं, जिन लोगों को, उनको जोड़े और मोटिवेट करे। फिर मॉनिटर एंड रिफाइन द प्रोसेस, इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखे कि कहां पर क्या चीज ठीक तरीके से हुई और कहां पर अभी सुधार की जरूरत है। तो ये स्टेप्स अगर फॉलो किए जाएंगे तो कोई भी जो लीडर है वो एक इफेक्टिव इनिशिएटर लीडर बन सकता है। ठीक। बेनिफिट्स क्या है इससे? जो स्कूल का वातावरण है वो पहली चीज गतिशील होगा, डायनेमिक होगा और प्रगतिशील होगा, प्रोग्रेसिव होगा। उस इंस्टीट्यूट का प्रोग्रेस अपने आप होता चला जाएगा। ये क्या करेगा? दूसरों को एक्टिव करेगा, दूसरों को इंस्पायर करेगा और दूसरों को क्रिएटिव बनने के लिए प्रोत्साहित करेगा। Establishes leader as a visionary and innovator, ये क्या करता है? नेता को दूरदर्शी बनाता है और नवाचारी सिद्ध करता है। क्रिएट्स अ कल्चर ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड ग्रोथ, कोई भी नई चीज अगर लानी है, कोई भी अगर बेटर इंप्रूवमेंट, चाहे सोसाइटी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे इंस्टीट्यूट हो, कोई भी जगह हो, वहां पर अगर किसी तरीके का ग्रोथ करना है तो ग्रोथ करने के लिए पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप प्रयोग करो, अलग अलग प्रयोग करके देखो कि किस तरीके से उस चीज को सही किया जा सकता है। इस वजह से जो एक्सपेरिमेंटेशन का कल्चर है ग्रोथ के लिए उसको क्रिएट करता है। तो ये सब फायदा होता है अगर किसी भी लीडर के अंदर इनिशिएटर की कैपेबिलिटी या क्षमता है तो। ठीक है। कोच के रूप में क्या रोल होता है लीडर का? कोच कौन है? एक ऐसा व्यक्ति जो कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के अंदर जो उसका पोटेंशियल है, जो उसकी क्षमता है, वो अगर उसको नहीं पता है, लेकिन कोई व्यक्ति इस चीज को पहचान ले रहा है कि हाँ इसके अंदर ये पोटेंशियल है ये चीज करने का, तो वो क्या करेगा? उसको गाइड करेगा, उसका मार्गदर्शन करेगा, उसको प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा और उसको सपोर्ट करेगा, जिससे कि वो अपनी फुल पोटेंशियल तक जा सके और अपना बेस्ट दे सके। कोच लीडर होता है वो दूसरों को मजबूत बनाने में, दूसरों को सक्षम बनाने में विश्वास रखता है, बिलीव करता है, ना कि दूसरों को कंट्रोल करने में। अगर एजुकेशनल सेटिंग में देखें, अगर स्कूल के वातावरण में देखें, तो लीडर एज अ कोच क्या करता है?
टीचर और स्टूडेंट्स दोनों को प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों तरीके से ग्रो करने में मदद करता है। व्यक्तिगत रूप से हो चाहे व्यावसायिक रूप से हो, दोनों ही रूप से टीचर स्टूडेंट्स सबको उनको विकास करने में मदद करेगा उनके फुल पोटेंशियल तक। तो ये रोल होता है लीडर का एज अ कोच। ठीक है, की क्वालिटीज क्या होती हैं कोचिंग लीडर की? पहली चीज एम्पैथेटिक होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर वो एम्पैथेटिक होगा, अगर वो सहानुभूतिपूर्ण होगा, दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना रखेगा और समझदार होगा, तभी वो दूसरों को गाइड कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है और किसी के पोटेंशियल को पहचान सकता है। एक्टिव लिसनर होना चाहिए। जो व्यक्ति एम्पैथेटिक है, जो व्यक्ति सहानुभूतिपूर्ण है, वो एक्टिव लिसनर जरूर होगा, क्योंकि अगर किसी को एक्टिवली कोई सुन रहा है, सक्रिय रूप से सुन रहा है, तभी वो सहानुभूति उस व्यक्ति के प्रति रख सकता है। मोटिवेशनल होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, प्रेरणादायक होना चाहिए, सहायक होना चाहिए, पेशेंट और रिस्पेक्टफुल। एम्पैथेटिक है तो ऑब्वियस सी बात एक्टिव लिसनर होगा। एक्टिव लिसनर है इसका मतलब है ऑब्वियसली कि वो उसके अंदर पेशेंस या धैर्यवान है वो, और सम्मानजनक है मतलब सबका रिस्पेक्ट करने वाला है। गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, लक्ष्य उन्मुखी होना चाहिए, उद्देश्य के ऊपर काम करना, उद्देश्य के लिए आगे बढ़ना उसका काम होना चाहिए। फीडबैक प्रोवाइडर होना चाहिए, जहां पर जिसको प्रतिक्रिया की जरूरत है, जहां पर जिस तरीके की मार्गदर्शन की जरूरत है, वहां पर वो रचनात्मक रूप से, कंस्ट्रक्टिव रूप से प्रतिक्रिया दे सकता है। तो ये की क्वालिटीज होती है कोचिंग लीडर की। अगर कोई भी लीडर के अंदर कोच की कैपेबिलिटी है तो ये सारी क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए। या फिर अगर किसी के अंदर कोच की कैपेबिलिटीज को डेवलप करना है तो उसके लिए ये की क्वालिटीज उसको डेवलप करनी पड़ेंगी। ठीक है, रोल क्या होता है इसका स्कूल्स में? ये नए टीचर को स्कूल के कल्चर के हिसाब से अडॉप्ट करने में, उस हिसाब से सामंजस्य बिठाने में मदद करता है। जो भी टीचिंग प्रैक्टिसेस है, जो भी शिक्षण पद्धतियां हैं, उन पे प्रतिक्रिया देने का काम करता है। जो स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि कमजोर छात्र होते हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान करता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन और ग्रोथ इसको एनकरेज करेगा, आत्मविश्लेषण और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देगा। जो टीम होगी उनको गाइड करेगा, मतलब जो प्रोजेक्ट वगैरह कराए जाते हैं या फिर कोई इनोवेशन टास्क वगैरह कराए जा रहे हैं तो वहां पे टीम को गाइड करने का मतलब कि टीम को मार्गदर्शन देने का काम करता है। ये रोल होता है किसी भी लीडर का एज अ कोच के रूप में। ठीक है, इसके फायदे क्या होंगे? वो ट्रस्ट बिल्ड करेगा, विश्वास और खुला संवाद बनाता है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ावा देता है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भावना को प्रेरित करता है, किसी भी व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस को इनहेंस करता है, और अगर टीम मेंबर्स की जो जो स्किल्स है, जो जो तरीके से वो एबिलिटीज हैं, उन सबको बढ़ावा देता है कि वो खुल करके ओपनली कम्युनिकेट करके बताएं कि हाँ ये स्किल्स उनके अंदर है, या फिर उसकी पहचान करे और उनका फिर कॉन्फिडेंस डेवलप करे, जिससे कि वो ठीक तरीके से अपना काम कर पाए। जो फेलियर का डर होता है उसको कम करता है और लर्निंग को प्रमोट करता है, विफलता के डर को घटाता है और सीखने को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट्स होते हैं अगर किसी भी लीडरशिप के, किसी भी लीडर के अंदर कोचिंग स्टाइल की जो रोल है वो प्ले कर पाएगा तो। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर देखें तो जो प्रिंसिपल है वो लगातार टीचर को गाइड करता है। कोई भी डिजिटल टूल का अगर यूज वो टीचर नहीं कर पा रहा है तो मतलब कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है? कोच का रोल प्ले कर रहा है उस टीचर के लिए। जो सीनियर टीचर होते हैं वो नए स्टाफ मेंबर्स को मेंटोर करते हैं, तो यहाँ पे अगर मेंटोर कर रहे हैं इसका मतलब कि वो क्या कर रहे हैं? एज अ कोच का, जो लीडर एज अ कोच का रोल प्ले कर रहे हैं। टीचर कोचिंग स्टूडेंट्स ड्यूरिंग साइंस एग्जीबिशंस, जब शिक्षक जो विज्ञान प्रदर्शनी होती है, जब विज्ञान प्रदर्शनी चल रही है उस टाइम पे जो शिक्षक है वो स्टूडेंट्स को प्रशिक्षित करते हैं। किस तरीके से? एज अ कोच। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, अब मेंटोर के रूप में क्या रोल होता है? मार्गदर्शक के रूप में क्या काम होता है? मेंटोर एज अ लीडर हु ऑफर्स गाइडेंस, विजडम, इमोशनल सपोर्ट और एक्सपीरियंस बेस्ड एडवाइस दूसरों को ग्रो करने के लिए। ठीक है, दूसरों को ग्रो करने के लिए, दूसरों का वृद्धि करने के लिए, उनको विकास करने के लिए, उनको विकसित करने के लिए वो उनको गाइडेंस तो ऑफर करेगा ही साथ उसका जो नॉलेज होगा, उसके जो एक्सपीरियंसेस होंगे, उसकी जो विजडम होगी वो प्रोवाइड करेंगे, जो बेस्ट एडवाइस हो सकती है वो प्रोवाइड करेंगे और उनको इमोशनल सपोर्ट देने का
काम करेंगे। मतलब कि मार्गदर्शक वो नेता होता है जो कि दूसरों को विकास के लिए मार्गदर्शन करता है, जो भी अनुभव से रिलेटेड वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो सलाह दे सकता है वो सलाह देता है। जहां पर भावनात्मक समर्थन की जरूरत है वहां पर भावनात्मक समर्थन देता है, और जीवन के जो सबक हैं, मतलब कि यहाँ पे ये चीज नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे ये करने से ये रिजल्ट निकला था, तो एक एडवाइस देने का काम है वो करता है मेंटोर। मेंटोरिंग लीडर शेयर्स नॉलेज एंड लाइफ लेसन्स। उसके खुद के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, खुद के जो अनुभव होते हैं, खुद का जो विजडम होता है, ज्ञान होता है, लाइफ के जीवन के जो भी उसने चीजें सीखी होती हैं उन सबको दूसरों के साथ शेयर करता है। मतलब कि जो नए लोग होते हैं उनको मोटिवेट करता है सीखने के लिए, चिंतन करने के लिए और इवॉल्व होने के लिए। मतलब कि वो सीख सके, जो नए लोग हैं वो सोच सके और चिंतन कर सके और आगे बढ़ सके। तो लीडर एज अ मेंटर हेल्प्स अदर्स नेविगेट चैलेंजेस, मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड ग्रो विद कॉन्फिडेंस। मार्गदर्शक के रूप में नेता दूसरों को चुनौतियों से निपटने, सही निर्णय लेने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में सहायता करता है। They leave a lasting impact by being role models and lifelong guides। अगर किसी ने अच्छे तरीके से किसी के लाइफ में एज अ मेंटोर काम किया है, मतलब कि उसके लाइफ में लीडर बना है एज अ मेंटोर, तो वो क्या करेगा, दूसरे व्यक्ति के ऊपर ऐसी छाप छोड़ देगा कि वो पूरी लाइफ उसके लिए रोल मॉडल बन जाएगा और लाइफ लॉन्ग गाइडेंस उसके ऊपर, मतलब उसको आपके जो लेसन्स थे, आपके जो एक्सपीरियंसेस, आपके जो विजडम थे, वो उसको लाइफ लॉन्ग गाइडेंस देने का काम करेंगे। ठीक है। की क्वालिटीज क्या होती है? पेशेंट होता है, गुड लिसनर होता है, धैर्यवान होता है, अच्छा श्रोता होता है, वाइज है, और उसने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखा हुआ है, लाइफ के लेसन्स को सीखा हुआ है, उसने लाइफ में जो भी सिचुएशंस आई, जो सर्कमस्टेंसेस आए, उसने अगर अपने अंदर का विजडम डेवलप किया है, तभी वो अनुभवी है और वो ज्ञानी है। मतलब कि की क्वालिटीज क्या है? वो किसी को मेंटोर कोई व्यक्ति कर ही तभी सकता है जब उसने अपनी लाइफ से खुद कुछ सीखा हुआ हो, खुद कुछ अनुभव किया है, खुद कुछ विजडम डेवलप किया है। तो मतलब कि जो की क्वालिटी है मेंटोर की, वो वाइज होनी चाहिए और एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, सहानुभूति और समझदार होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, नहीं कहानियां बना करके किसी को कुछ भी बता रहा है, ईमानदार होना चाहिए, उसने सच में लिटरली जो अपनी लाइफ से सीखा हुआ है वो लेसन दूसरों को सिखाए। विश्वसनीय होना चाहिए। विश्वसनीय कोई तभी है जब लगातार 5-6 लोगों को उसने सही एग्जाम्पल्स दिए हैं, सही लाइफ लेसन दिए, सही गाइडेंस दिए, सही इमोशनल सपोर्ट दिया है, तभी कोई ट्रस्टवर्दी हो सकता है। नॉन जजमेंटल हो, सपोर्टिव हो, बिना आलोचना, किसी को क्रिटिसाइज ना करे, नॉर्मली जहां पे जो इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो लोगों को बता दे, समर्थन देने वाला होना चाहिए। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पर फोकस करें, मतलब दीर्घकालिक विकास पर केंद्रित करें। तो ये की क्वालिटीज होती हैं किसी भी लीडर की, अगर उसके अंदर मेंटोर का गुण हो तो, मतलब ये सारी की क्वालिटीज होंगी तो वो लीडर के अंदर मेंटोरशिप की गुण है। ठीक है। एजुकेशन में क्या है? वो नए अपॉइंटेड टीचर्स जो है उनको गाइड करेगा, जो नए नियुक्त शिक्षक है उनका मार्गदर्शन करेगा, स्टूडेंट्स को उनकी एकेडमिक्स में, उनके शैक्षणिक चीजों में हेल्प करेगा, उनकी पर्सनल चॉइसेस में हेल्प करेगा, टीचर को उनकी कैरियर की ग्रोथ के लिए, कैरियर में विकास करने के लिए समर्थन करेगा, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस को इनकरेज करेगा, आत्मचिंतन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा, मॉडलिंग एथिकल एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, मतलब नैतिक और व्यावसायिक जो बिहेवियर है, आचरण है, उसका उदाहरण प्रस्तुत करेगा, मतलब खुद से वो चीज करके दिखाएगा, खुद की वो चीज करेगा, तभी वो एज अ मॉडल दूसरे लोगों को बन सकता हो, चाहे वो एथिकल बिहेवियर के लिए हो, चाहे वो प्रोफेशनल बिहेवियर के लिए। अगर खुद वो उस चीज का मॉडल बन रहा है, खुद चीज वो चीज करके दिखा रहा है, तभी कोई उसके ऊपर विश्वास कर सकता है। ठीक है। तो एजुकेशन में एज अ मेंटोर किसी भी लीडर की ये रूल्स जो हैं वो होते हैं। डिफरेंस क्या होता है कोच और मेंटोर में? क्योंकि ये ऑलमोस्ट देखने में सेम लगता है। जो कोच होता है वो यूजुअली शॉर्ट टर्म होता है, मतलब आपको कोई पर्टिकुलर गेम है उसमें कोचिंग का काम कर रहा है, आप कहीं किसी से मिल गए तो वो महीने 2 महीने के लिए अपना काम जो है वो थोड़ी देर के लिए जो कुछ आपको बताना है एक्सप्लेन कर देगा। लेकिन जो मेंटोर होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। जो कोच है उसका मेन फोकस में ना, मेन जो ध्यान है वो किस चीज के ऊपर केंद्रित होता है कि परफॉर्मेंस इंप्रूव होनी चाहिए। लेकिन जो मेंटोर होता है वो ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान देता है, इमोशनली भी आपको सपोर्ट करेगा, लाइफ लेसन से भी सपोर्ट करेगा, आपको फिजिकली भी सपोर्ट करेगा, आपको जैसे भी ओवरऑल डेवलपमेंट आपका होना चाहिए वो हर एक तरीके से आपको सपोर्ट करने का काम करेगा। ये होता है मेंटोर का काम। उसका अप्रोच क्या होता है? स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाता है, इसी तरीके से अगर करेंगे तो इसी तरीके से, जिस उद्देश्य के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं या फिर जिस गोल स्पेसिफिक के लिए कोचिंग की जा रही है, उस गोल स्पेसिफिक के लिए वो स्ट्रक्चर प्रिपेयर करेगा और इसी हिसाब से उसका पूरा एक्शन होगा। लेकिन जो मेंटर है वो फ्लेक्सिबल होता है, रिलेशनशिप बेस्ड होता है, मतलब कि वो आपके साथ
पॉजिटिव रिलेशन पहले एस्टेब्लिश होगा, तभी आप किसी की मेंटोरशिप कर सकते हैं। जैसे कि जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन होता है, या फिर हम अपने अगर वैदिक काल की बात करें तो जो गुरु और शिष्य का संबंध होता है वो मेंटोर का होता है, ना कि कोच का होता है। ठीक है। एडवाइस देने का तरीका क्या होता है, प्रकृति क्या होती है कोच की, वो टास्क देगा, ठीक है, स्किल पर फोकस करेगा आपका, लेकिन जो मेंटोर होगा वो किस तरीके से एडवाइस देगा, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, अपने विजडम, अपने नॉलेज के आधार पर। ठीक है। तो ये था कोच और मेंटोर के बीच में जो डिफरेंस है वो। अब ये आपका कंप्लीट हो गया कि एज अ कोच, एज अ मेंटोर, एज अ मेंटोर, एज अ इनिशिएटर, एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, लीडर का रोल क्या होता है। ठीक है। तो आज की क्लास में आपने ये देखा, तो हमारा जो फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जो अलग अलग टाइप की, टोटल आपका जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें 3 तरीके की जो लीडरशिप है उस पर फोकस किया गया है, बट इन केस आपका फोर्थ टाइप भी पूछ लिया जाए तो इस वजह से टोटल 4 तरीके की जो लीडरशिप है उसके बारे में हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है आपकी, उसके बाद आपका पार्टिसिपेटिव लीडरशिप है, फिर आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लीडरशिप है, फिर आपका इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप है। तो 1 बाय 1 करके कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जितनी टाइप्स ऑफ लीडरशिप है जो आपकी स्पेशली मेंशन की हुई है जो सिलेबस है उसका, केवीएस का, उसमें। तो मिलते हैं क्लास नेक्स्ट क्लास में जो लीडरशिप के टाइप्स हैं उनमें। थैंक यू।